हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि एनिमल टिश्यू में हमने स्टार्ट किया था प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें मैंने बताया था कि एनिमल टिश्यू मेनली 4 तरह के हैं: एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। बारी बारी से हमें सबकी बात करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। मैंने कल बताया था कि आपको पता होना चाहिए कि एपिथेलियल टिश्यू का काम है कवर करना। एपिथेलियल टिश्यू का मेन फंक्शन है कवर करना। देखिए कोई भी टिश्यू है उसमें सबसे मेन होता है कि उसका फंक्शन क्या है, क्योंकि टिश्यू है क्या, टिश्यू वैसे ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कोई क्या करते हैं, जो कोई कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन है कवर करना। तो देखिए सबसे पहली बात है कि कवर ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल बॉडी सरफेसेज, यानी हमारे बॉडी के जितने भी एक्सटर्नल सरफेस हैं, जैसे कि ये हमारा स्किन हो गया, या जितने भी इंटरनल सरफेस हैं। इंटरनल सरफेस कहने का मतलब जैसे हमारे माउथ के अंदर देख लीजिए आप, बक्कल कैविटी है तो अंदर में है हमारा इंटरनल ऑर्गन टंग है, या हमारा इंटरनल ऑर्गन स्टमक है, सबको कवर करना है। कोई भी चीज नेकेड नहीं है, सबको कवर करना है। तो जितने भी बॉडी सरफेसेज हैं, चाहे वो इंटरनल बॉडी सरफेसेज हो या एक्सटर्नल बॉडी सरफेसेज, सबको कवर क्या कौन करता है? एपिथेलियल टिश्यू। इसीलिए हम एपिथेलियल टिश्यू को कवरिंग टिश्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कवरिंग टिश्यू भी कहते हैं। एपिथेलियल टिश्यू आल्सो कॉल्ड कवरिंग टिश्यू। अब देखिए कोई भी टिश्यू किससे बनता है? सेल्स से बनता है। तो एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स कैसे होंगे? तो एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो उनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, वो टाइटली पैक्ड होते हैं। उनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। इंटरसेलुलर स्पेस आप जानते हैं, सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसे इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स के बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। सेल्स टाइटली पैक्ड होती हैं और सीट बनाती हैं। अब देख कोई भी चीज को ढकना है तो सीट जैसा चाहिए ना, तो सेल्स जो है एक दूसरे से लग करके लाइक टाइल्स लाइक फॉर्मेशन, टाइल्स जैसे एक दूसरे से लग करके और क्या होती है, कंटिन्यूअस सीट फॉर्म करती है और उससे कोई चीज कवर होता है। तो देखिए लिखा हुआ है कि सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म कंटिन्यूअस सीट जस्ट लाइक फ्लोर टाइल्स की तरह। अब सेल्स कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होंगी? तो सेल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वेरियस जंक्शंस एंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल, यानी सेल्स के बीच में जंक्शंस होते हैं, जोड़ होता है। जो एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है? जंक्शंस होता है और सीमेंटिंग मटेरियल होता है। कहने का मतलब कि जैसे आप याद कीजिए कि दो एडजेसेंट प्लांट सेल के सेल वाल के बीच में एक सीमेंटिंग मटेरियल होता था, जिसे क्या कहते हैं? मिडिल लेमिला, याद है? दोनों को चिपकाने का काम करता था। उसी तरह एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स के बीच में क्या होगा? सीमेंटिंग मटेरियल होगा जो उसे क्या करेगा? साथ में बांध कर रखेगा, हेल्ड टुगेदर। तो सेल्स कैसे एक दूसरे के साथ रहती है? बहुत से जंक्शंस के द्वारा और सीमेंटिंग मटेरियल की मदद से। अब देखिए जो एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो डायरेक्ट ब्लड से कनेक्ट नहीं होते, उनके जो सेल्स होते हैं वो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पर लाई करते हैं। देखिए यहां पर दिखाया गया है कि यहां पर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है और उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स लाई करते हैं। यानी पहले मेम्ब्रेन है एक और उसके ऊपर में एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स हैं, और जो भी ब्लड है या बॉडी फ्लूइड है वो इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे है। समझ गए? हाँ, एपिथेलियल टिश्यू के अंदर नर्वस सेल आया रहता है, न्यूरॉन्स पहुंची हुई होती है, तभी तो हमें सेंस होता है, लेकिन ब्लड से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है एपिथेलियल सेल्स का। यही रीजन है कि स्किन को अगर आप हटाएंगे ना, तो अगर ब्लेड से अगर आप महीन से निकाले तो कोई ब्लड बाहर नहीं आएगा। ब्लड कहां है? इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे। तो एपिथेलियल सेल्स में डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं होता है, ब्लड डायरेक्ट एपिथेलियल सेल तक नहीं पहुंचता है। उसको जो चीज भी चाहिए, एपिथेलियल सेल्स को जो भी न्यूट्रिशन चाहिए, वाटर चाहिए, जो कुछ भी चाहिए वो कहां से मिलेगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन से मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया हो। हाँ, एपिथेलियल सेल के अंदर न्यूरॉन्स जरूर गई हुई होती है, न्यूरॉन्स होती है, वहां पे न्यूरॉन्स गई रहती है, तभी तो सेंस होता है हमें, तो न्यूरॉन्स का होता है। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि सेल्स लाई ऑन अ डेलिकेट मतलब बड़ा ही नाजुक, नॉन इलास्टिक, यानी इलास्टिक नहीं, यानी दबाओगे तो टूट जाएगा, नॉन इलास्टिक लेयर ऑफ कोलाजन फाइबर्स। कोलाजन क्या होता है आप ये समझिए। कोलाजन, बार बार ये वर्ड सुनेंगे आप, अब जो पढ़ना शुरू करेंगे तो बार बार आएगा कोलाजन फाइबर। कोलाजन फाइबर एक स्पेशल तरह का प्रोटीन है जिसे कहा जाता है मैट्रिक्स प्रोटीन। कोलाजन फाइबर एक स्पेशल तरह का प्रोटीन है जिसे क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स प्रोटीन। मैट्रिक्स प्रोटीन क्या होते हैं?
मैट्रिक्स प्रोटीन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स से बनता है और वो एक दूसरे से मिल करके फाइबर फॉर्म करता है। जैसे आप याद कीजिए, अगर आप क्लास 8 याद हो, आपने सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक पढ़ा था, उसमें आप मोनोमर्स और पॉलीमर्स पढ़ा था। तो जस्ट लाइक पॉलीमर्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं और एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, टाइटली बॉन्ड होते हैं और फाइबर फॉर्म करते हैं। और इनसॉल्युबल फाइबर यानी ऐसा फाइबर जो इनसॉल्युबल है, यानी घुलेगा नहीं। तो इनसॉल्युबल फाइबर का बनाता है। वैसे ही प्रोटीन को हम कहते हैं क्या? मैट्रिक्स प्रोटीन। तो कोलाजन भी क्या है? एक तरह का मैट्रिक्स प्रोटीन है। देखिए क्या लिखा है, सेल्स लाई ऑन अ डेलिकेट नॉन इलास्टिक नॉन सेलुलर। कितना बार आप देखेंगे लिखा रहेगा नॉन सेलुलर। नॉन सेलुलर मतलब कि ये सेल नहीं है, ये सब्सटेंस है, ये सेल नहीं है। तो नॉन सेलुलर लेयर ऑफ व्हाइट कोलाजन फाइबर्स। कोलाजन फाइबर समझ के, स्पेशल तरह का प्रोटीन कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसे हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो कोलाजन है, वो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन में जो कोलाजन है वो कनेक्ट करता है एपिथेलियल टिश्यू को अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू से। कनेक्टिव टिश्यू मतलब कौन? ब्लड। तो ब्लड से कनेक्ट करने का काम कौन करेगा? कोलाजन फाइबर। स्किन जुड़ा हुआ है ना हमारे बॉडी से, हमारे बॉडी के इंटरनल जो है उससे जुड़ा हुआ है ना, तो स्किन को जोड़ता अंडरलाइन सेल से उसे बांधता कौन है? कोलाजन फाइबर। तो कोलाजन फाइबर कनेक्ट एपिथेलियल टिश्यू विद अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू। समझ गए? ये एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स की खासियत हो गई, एपिथेलियल टिश्यू की खासियत हो गई। एपिथेलियल टिश्यू फंक्शन क्या क्या परफॉर्म करता है, सारी बातें नोट्स में अच्छे से लिखी हुई हैं, तो नोट्स आप लिख लेंगे तो सारी बातें समझ में आ ही जाएंगी। अब अगर आप देखें कि इसका काम क्या है, तो इसका सबसे बड़ा काम है ये कवर करना। ये सभी हमारे बॉडी के जितने भी इंटरनल एक्सटर्नल सभी सरफेसेस को कवर करना। और कवर करने का मतलब ये मेन काम क्या करेगा? प्रोटेक्शन। इसका सबसे मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन। तो फंक्शंस एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शंस की बात करें, इट प्रोटेक्ट्स द एनिमल बॉडी फ्रॉम बैक्टीरियल एंड वायरल इंफेक्शंस। जो भी बैक्टीरियल या वायरल इंफेक्शंस होगा उससे हमें प्रोटेक्ट करेगा। ये जो हमारा स्किन है, इससे होकर कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारे बॉडी में इंटर नहीं कर सकता, ओपनिंग से इंटर करता है। अभी कोरोना वायरस फैल रहा है, कैसे फैल रहा है? वो नोज के थ्रू जा रहा है, स्किन से आपके स्किन पर आ भी जाएगा ना कोरोना वायरस, तो आपके बॉडी में नहीं घुस पाएगा क्योंकि आपका स्किन जाने ही नहीं देगा। एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरियल और वायरल इंफेक्शंस, प्रोटेक्ट एनिमल बॉडी फ्रॉम वायरल एंड बैक्टीरियल इंफेक्शंस। अब नेक्स्ट काम ये क्या करता है? नेक्स्ट काम ये करता है कि अंडरलाइंग सेल्स मतलब एपिथेलियल टिश्यू के अंदर पाए जाने वाले सेल्स जिसको वो कवर कर रहा है, ये अंडरलाइंग सेल्स को ड्राइंग से बचाता है, सूखने नहीं देता है। कभी आपको अगर घाव हुआ हो, कभी जीवन में अगर घाव हुआ हो और स्किन जब हट जाता है वहां का, तो देखते हैं उसमें जब धूप लगता है या जब वो सूखता है तो बड़ा दर्द करता है, जैसे लगता है कि कुछ फट सा रहा है अंदर में। वो क्यों दर्द करता है? यानी जब तक स्किन है वो अंडरलाइंग सेल को क्या होगा? ड्राई होने से बचाएगा। लेकिन एपिथेलियल सेल टिश्यू के हटते ही क्या होगा? वो ड्राई हो जाता है। तो ड्राइंग से बचाता है, इंजरी से बचाता है, इंजरी से भी प्रोटेक्ट करता है, उसको इंजर्ड नहीं होने देता। अभी हम कुछ यहाँ पर करें भी तो वो क्या होगा? एपिथेलियल टिश्यू को लगेगा, हम यहाँ कुछ भी रगड़े उगड़े तो वो किस पे आएगा? एपिथेलियल टिश्यू पर आएगा। अंडरलाइंग सेल्स को इंजरी से भी प्रोटेक्ट कर लेगा और केमिकल इफेक्ट से भी। कोई केमिकल अगर हमारे बॉडी पे, जैसे एक बात मानिए, जैसे मेरा हाथ है, इसमें मैं नमक उठा सकता हूँ ना, इसमें मैं नमक डाल दूं, कुछ होगा? नहीं होगा। लेकिन वहीं पर मैं यहाँ पे कट हुआ तब नमक डालू तो भयंकर तरीके से दर्द होगा। मतलब उस नमक से आपके अंडरलाइंग सेल को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? एपिथेलियल टिश्यू ना, तो केमिकल से भी प्रोटेक्ट करता है। अब अगर बात करें, अब देखो ये कवर करने का काम करेगा, तो वाटर न्यूट्रिएंट जो भी एब्जॉर्ब होंगे वो किससे होके होंगे? एपिथेलियल टिश्यू से ही होके होंगे। अब आप चाहिए एक बात बताइए, सेल है से, अब मान लीजिए कि किसी भी चीज को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वाटर चाहिए, वो एक्सटर्नल सराउंडिंग से ही लेगा ना। तो सराउंडिंग से कैसे लेगा? मान लो कि ब्लड हमारा लेके जाएगा, ब्लड मान लो कि हम पानी पी लिए, एग्जाम्पल के लिए हम पानी पी लिए, वो पानी हमारे एलिमेंट्री कनाल में चला गया, हमारे स्टमक में चला गया या स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, वहां जाके वो पानी मान लो एब्जॉर्ब होगा। एक बात बताओ, एलिमेंट्री कनाल को भी कौन कवर किए हुए हैं? एपिथेलियल टिश्यू किए हुए हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू से ही ना पानी कहां जाएगा? ब्लड वेसल्स में जाएगा। और ब्लड वेसल्स को भी कौन कवर कर रहा है? एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में। है समझ में? तो जो आप पानी पी रहे हो वो एलिमेंट्री कनाल में, एलिमेंट्री कनाल भी तो कवर्ड है किसके द्वारा? एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा। तो कवर हो जाएगा कैसे? तो उसको पार करेगा तभी ना। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में, न्यूट्रिएंट्स में ये हेल्प करता है। फिर उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट के एलिमिनेशन में भी ये मदद करता है। अगर मान लो हमको कोई वेस्ट, जैसे मान लो हमारे बॉडी में कोई नाइट्रोजन बेस्ड प्रोडक्ट है तो वो यूरिन के थ्रू बाहर जाता है,
तो फिर ब्लड में मान लो कि वो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है, तो उसको उसमें से फिर फिल्टर करना है, तो फिल्टर कैसे होगा? एपिथेलियल टिश्यू से ही वो बाहर आएगा, तो एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट में भी ये हेल्प करता है। फिर ये इंटरनल ऑर्गेन्स को सराउंडिंग से प्रोटेक्ट करता है। हमारे इंटरनल ऑर्गेन्स जो है, मान लो हमारा स्टमक है, उसको उसके सराउंडिंग से कौन प्रोटेक्ट करके रखा है? एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू इंटरनल ऑर्गेन्स को सराउंडिंग से प्रोटेक्ट करके रखता है। फिर उसके बाद जो सिलिएटेड एपिथेलियम है वो मूवमेंट ऑफ वेरियस मटेरियल्स में हेल्प करता है। अगर आप जैसे बात करो, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप देखो, अगर आप क्लास 8 में आप पढ़ चुके हैं ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब याद होगा, तो जो ओवरी से जो ओवम निकलता था उसको यूटेरस तक ले जाना होता था, याद होगा आपको, यूटेरस तक वो जाता था। तो वो कैसे जाता था? तो ओविडक्ट का जो इंटरनल सरफेस था उस पे सिलिएटेड एपिथेलियम होता है, सिलिया निकला होता है, याद होगा मैंने प्रोजेक्टर निकलवाया था। तो क्या होता है, धीरे धीरे वो पुश करता है, धीरे धीरे क्या करता है, वो सिलिया जो उस एपिथेलियल टिश्यू में जो सिलिया निकला हुआ होता है वो ओवम को पुश करके कहां ले जाता है? यूटेरस की ओर ले जाता है। तो मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स में भी हेल्प करता है एपिथेलियल टिश्यू। लेकिन वो कैसा एपिथेलियल टिश्यू होगा? सिलिएटेड एपिथेलियम। हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो ये मूवमेंट ऑफ वेरियस मटेरियल्स में भी हेल्प करता है। फिर ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम मतलब जो ग्लैंड्स होती है जो कुछ सिक्रीट करती हैं, वहां पर ग्लैंड्स भी किससे बनता है? ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल्स से बनता है। जो एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स होते हैं जो ग्लैंड जो कुछ सिक्रीट करने का काम करते हैं, तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो यही सारी बातें थी, हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में सारी बातें कर ली। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी कि क्या होता है एपिथेलियल टिश्यू, क्या है उसके फंक्शंस। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स हैं, किस किस बेसिस पर उसका क्या क्या टाइप्स होता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। नोट डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, नोट डाउनलोड कीजिए, उसे लिख लीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आराम से पूछिए, जरूर सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।